अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये अब आपका पहला मेथड जो उसके ऊपर मैंने शॉर्ट एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, जो फेसबुक में भी आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उसका लिंक आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर होगा, वहाँ से आप ओपन कर लें और फाइल्स अपनी खोल लें। वो मैंने आपको व्हाट्सएप पर तीनों फाइल्स कल जो सेंड की थी, उसमें से पहली फाइल जो है वो जिसमें मेथड ऑफ रिसर्च दिए हुए, वो ओपन करें तो उसके अंदर आपको ये पहला जो सब टॉपिक है वो मिल जाएगा ऑब्जर्वेशनल मेथड का। सेकंड जो मेथड है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, वो सेकंड फाइल के अंदर है। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो कौन सा होता है? प्योरली एक साइंटिफिक मेथड होता है जो लेबॉर्ट्री कंडीशंस के अंदर कंडक्ट किया जाता है। इसके अंदर 8 मेन स्टेप्स होते हैं, उनकी डिटेल आपने इनके 8 स्टेप्स की नहीं करनी, सिर्फ मेन डेफिनेशंस आपने सिर्फ इनकी देखनी है और याद करनी है और लिखनी है असाइनमेंट में। इसकी वजह ये है कि ये इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि साइकोलॉजी भी एक साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक ब्रांच है, सोशल साइंसेज में आती है, तो इस वजह से इसमें भी साइंटिफिक स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो इस वजह से ये स्टेप्स थोड़ी सी डिटेल में करने हैं। बाकी मेथड्स के अंदर जो स्टेप्स अननेसेसरी हैं वो मैंने क्विट करा दिए हैं, एलिमिनेट करवा दिए मैं। तो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है कि बेसिकली एक मेथड होता है तो जो एनालाइज करता है फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली मीन्स ऐसे तरीके से जिसमें ऐसे मेथड जिसमें प्रूवेबल होती हैं चीज़ें वो, ठीक है। ये एक एडवांस्ड मेथड होता है, सिस्टमटाइज्ड मेथड होता है और अप्लाइड लेबॉर्ट्री कंडीशंस के अंदर ये अप्लाई हो रहा होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो साइंटिफिकली स्टडी स्टिमुलाई एंड द रिस्पॉन्स। अब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है कि स्टिमुलस एक ऐसी फोर्स होती है जो इवोक करती है कोई ना कोई रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म के अंदर। इवोकिंग फोर्स जो होती है वो जो फौरी तौर पर कोई ना कोई रिस्पॉन्स क्विट कर रही होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो स्टिमुलस होती है, ठीक है। जैसे तेज़ लाइट है, तेज़ हवा है, एकदम तेज़ लाइट में आंखें ब्लिंक हो जाती हैं तो तेज़ लाइट स्टिमुलस होती है और आंखों का ब्लिंक होना या चपकना जो है वो रिस्पॉन्स कहलाता है। तो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के इंटरेक्शन को ये कोई भी ऐसे स्टिमुलस जो कोई ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स पैदा कर रही होती है तो उसकी स्टडी जो है इस मेथड के अंदर, हम इस मेथड के थ्रू हम साइंटिफिक वे में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि कैसे हो रही होती है, ठीक है। इसके स्टेप्स में जो है वो 8 स्टेप्स हैं। पहला फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम होता है कि जब भी हम कोई रिसर्च कंडक्ट करने लगते हैं उसमें सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं कि क्या हमने मसला है, क्या फैक्टर है, क्या चीज़ है जो हमने, क्या फिनोमिना है जो हमने ऑब्जर्व करना है, बेसिक फिनोमिना क्या है, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस होता है। जो हाइपोथेसिस होता है वो कोई भी सपोज की हुई स्टेटमेंट होती है जो रॉन्ग भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है। ऐसी स्टेटमेंट जो रॉन्ग भी हो और ट्रू भी हो सकती है, आफ्टर रिसर्च रिजल्ट्स वो स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो सकती है। एक सपोज्ड स्टेटमेंट होती है। इस वक्त जब हमें एक रिसर्च शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम की बुनियाद पर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हमें जैसे लग रहा होता है कि चीज़ें इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो हम उसी डायरेक्शन में अपना हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लेते होते हैं, जो कि बाद में रॉन्ग भी हो सकता है। हाइपोथेसिस जो होता है उसके अंदर 2 मेन वेरिएबल्स जो हैं वो ज़रूर हम उसमें स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। वैसे जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल की मेन डेफिनेशन क्या है, ये तीसरा सब स्टेप है एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। जो वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज होने वाली हर वैल्यू जो होती है वो वेरिएबल कहलाती है। एवरी चेंजेबल थिंग इज़ कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। जो वेरी कर रही होती है चीज़, वक्तन वक्तन फ़ौरन तब्दील होती रहती है, वो वेरिएबल कहलाती है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट 2 वेरिएबल्स होते हैं जो रिसर्च के अंदर मोस्टली यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा ये जो टर्म है, दोनों वेरिएबल्स की टाइप्स जो हैं वो टाइप मेजरली 3 होती हैं और 2 वेरिएबल्स जो हैं उनका आपस में रिलेशनशिप हम खासतौर पर जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। तो वेरिएबल्स जो हैं उनकी 3 सब टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का रिलेशनशिप हम हाइपोथेसिस में शो कर रहे होते हैं कि ये चीज़ इस वजह से हो रही है, ये चीज़ यूँ हो रही है, ठीक है। जैसे अगर हम सपोज़ कि हम ये हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि एग्रेसिव मूवीज़ जो हैं या अग्रेसिव जो खासतौर पे कार्टून जिनके अंदर तशद्दुद पसंदाना रवैया फ़रोग दिया हुआ होता है, उन्होंने ऐसी कार्टून्स या ऐसी मूवीज़ जिसके अंदर पुरतशद्दुद रवैये दिखाए हुए होते हैं, तो ऐसे बच्चे जो उनको रेगुलर वॉच करते हैं उनके अंदर वही रवैये डेवलप हो जाते हैं। अब हाइपोथेसिस इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मूवीज़ हैं जो एग्रेशन से भरपूर होती हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो रवैये हैं उन बच्चों में जो वॉच कर रहे हैं ऐसी मूवीज़ को। तो ऐसे बच्चे जो इस तरह की एग्रेसिव मूवीज़ वॉच करते हैं उनके अंदर भी वैसे ही एग्रेसिव एक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं अंदर। तो हर रिसर्च जो भी हम फॉर्मुलेट करते हैं, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उसमें सबसे पहले हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि किस वेरिएबल की वजह से कौन सा वेरिएबल इफेक्ट हो रहा है, इसकी डिटेल इसके अंदर होती है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो उसको रिसर्चर उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है, अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकता है, उनको कॉन्स्टेंट कर सकता है और उनके इफेक्ट्स को वो नोट करता है। तो हर वेरिएबल जो होता है जिसको चेंज करता है, जिसकी वैल्यू को नोट कर रहा होता है रिसर्चर, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो रिस्पॉन्स है उस वेरिएबल की वजह से जो चेंजेस आ रही होती हैं, उस सिर्फ स्पेसिफिकली उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो चेंजेस होती हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाती हैं। अब कई दफ़ा इन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को कुछ और वेरिएबल्स या कुछ और आउटर फैक्टर्स भी जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं, खालस इन दोनों के रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं, तो वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहलाते हैं, उनको इंटरवीनिंग भी कहा जाता है। ऐसे वेरिएबल जो इन दो वेरिएबल्स के ताल्लुक को आपस में जो है वो
उनके ताल्लुक जो उनके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो। अब जैसे एग्रेसिव मूवीज़ या कार्टून्स है तो उसके साथ साथ हो सकता है कि किसी के घर में उसके बहन भाई भी एग्रेसिव रवैया शो कर रहे हों, उसके पेरेंट्स भी एग्रेसिव रवैया शो कर रहे हों। तो अगर घर में भी ऐसा माहौल मिल रहा है, मूवीज़ भी वो ऐसी वॉच कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर ज़्यादा एग्रेशन पैदा होता है। लेकिन हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं मूवीज़ का इफेक्ट, बाकी रवैये, बाकी फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके इस रवैये में, वो सारे एक्सट्रेनियस फैक्टर हैं जो हमारी रिसर्च से हट कर होते हैं वो। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो होते हैं वो एक्सट्रेनियस हैं। अब चौथा पॉइंट इसके अंदर आ जाता है आगे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का। जब भी हमने कोई रिसर्च कंडक्ट करनी होती है तो हम एक रिसर्च डिज़ाइन कंडक्ट करते हैं, खाका बनाते हैं। जैसे घर बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि आर्किटेक्चर से हम उसका एक पेपर प्रिंट बनवाते हैं। तो ऐसे ही हमें एक पूरी जहन में, हमारे पास पूरी एक आउटलाइन हमारे जहन में मौजूद होती है कि हमने ये मेथड यूज़ करते हुए हमने इस रिसर्च को कंडक्ट करना है। तो इसके लिए भी प्रॉपर 4-5 तरीके होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के। इनकी डिटेल में चाहे आप ना जाएँ, बस आपको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का पता होना चाहिए कि एक तरह से ये फेस्ड मेथोडोलॉजी होती है, ऑर्गेनाइज्ड फेस्ड मेथोडोलॉजी, जिसमें एक्सपेरिमेंटर अडॉप्ट करता है कि एक्सपेरिमेंट को उसने कैसे करना है, क्या क्या टूल्स यूज़ करने हैं, किस तरह की सिचुएशन लेनी है, कैसा सैम्पल लेना है, ये सब चीज़ें। फिर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आता है कि जिस सब्जेक्ट्स आता है कि जो सब्जेक्ट उसने अपने एक्सपेरिमेंट में जो रिक्वायरमेंट है उसकी उस स्टडी की वो क्या है, उसके मुताबिक उसने सब्जेक्ट को चूज़ करना है। पहले पॉपुलेशन को स्पेसिफाई करना है उसने, फिर उसने सैम्पल लेना होता है। बाकी इसमें एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स की इन्होंने डिटेल दी हुई है। तो ये भी जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो अक्सर औक़ात हमें 2 ग्रुप्स में कंपैरिजन करना पड़ता है। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाता है स्टडी के अंदर, एक कंट्रोल ग्रुप कहलाता है। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसके ऊपर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई कर रहे होते हैं, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसके ऊपर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई नहीं कर रहे होते। और दोनों में बाकी सारी कंडीशन सेम रखते हुए हम रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी जो मेडिसिन है मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर करनी है, ये नोट करनी है चीज़ के जो मल्टीविटामिन्स है क्या उनका इफेक्ट भी मलेरिया की मेडिसिन के साथ मरीज़ के अंदर आ रहा है या नहीं। तो फिर हम 2 ग्रुप बनाएंगे, दोनों ग्रुप में हम एक जैसे सिम्टम वाले मरीज़ों को रखेंगे, एक एज होगी उनकी, एक ही उनका मेंटल लेवल हम देख के रखेंगे। और दोनों ग्रुप्स के अंदर हम मलेरिया की मेडिसिन दे रहे होंगे, लेकिन एक ग्रुप में जहाँ हमने देखना है वाइटामिन्स का इफेक्ट तेज़ी से रिकवर कर रहा है मरीज़ों को या नहीं कर रहा, तो उसमें हम एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप होता है उसमें हम मलेरिया की दवाई के साथ साथ एक्स्ट्रा तौर पर हम वाइटामिन्स दे देंगे, और कंट्रोल ग्रुप में हम नहीं देंगे, जबकि बाकी सारी कंडीशन सेम रखेंगे। तो जो रिजल्ट में चेंज आएगा, अगर 6 दिन के अंदर एक्सपेरिमेंटल वाले इंप्रूव हो रहे हैं, कंट्रोल वाले इंप्रूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि मल्टीविटामिन का वाकई इफेक्ट जो एंटी मलेरियल है उसके साथ साथ वो हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई करते हैं और कंट्रोल में हम नहीं अप्लाई करते, और दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट्स को हम आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है अपरेटस, कि हमने किस किस्म का अपरेटस यहाँ जो अपने रिसर्च के अंदर टूल्स है वो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं, पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी अपरेटस है वो किस किस्म का हम यूज़ कर रहे हैं वो हम अपरेटस के अंदर बताते हैं, जो भी हम सामान यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिजल्ट्स। एंड में हम रिजल्ट्स को जनरेट करते हैं, और इस मेथड के बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके कि प्योरली एक साइंटिफिक मेथड, इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, स्कोप इस मेथड का बहुत है, और एनिमल्स पर भी ये मेथड अप्लाई होता है, प्योरली ऑब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस अब इस मेथड के क्या आएंगे, ये मेथड जो इसका लिमिटेड स्कोप होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड सिर्फ लिमिटेड लेवल पर जो वेरिएबल्स लेकर हम स्टडी कर रहे थे हम उन्हीं के हवाले से स्पेसिफिक रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं, बाकी वेरिएबल्स को हम इसमें इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये भी इसमें जो सब्जेक्टिव पर्सन जो रिसर्चर होता है उसकी अपनी बायसनेस या ओपिनियन जो है वो भी रिसर्च को इफेक्ट कर सकती है। फिर एडवांस ट्रेनिंग जो रिसर्चर्स के लिए वो ज़रूरी चाहिए, और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में, लेबॉर्ट्री कंडीशन में, कंट्रोल कंडीशन में ये रिसर्चेज होती हैं, ये इसके ड्रॉबैक्स में आ जाती है चीज़। अब नेक्स्ट मेथड है केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड जो है उसके अंदर क्या होता है, इसमें पर्सन की पूरी हिस्ट्री, जो पर्सन किसी न किसी मेंटल एलिमेंट का शिकार होता है उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है बचपन से ऑनवर्ड, इवन उसके बर्थ से लेकर उसके पेरेंट्स जो हैं उनसे पूछा जाता है कि इस पर्सन की शुरू से क्या थे, इसकी यानी जब भी पैदाइश हुई तो क्या नॉर्मल थी, इसकी पैदाइश डिलीवरी के वक्त क्या प्रॉब्लम्स हुई, उससे पहले अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो, यानी उसके बर्थ से पहले से लेकर उसके अब तक के जो हालात ज़िंदगी होते हैं उसकी कंप्लीट स्टडी जो है केस हिस्ट्री मेथड के अंदर हम करते हैं जब किसी को प्रॉब्लम हो जाता है तो इसके अंदर 3 मेजर जो पर्सन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। एक तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, दूसरा साइकियाट्रिस्ट होता है, तीसरा सोशल वर्कर होता है। इन तीनों की टीम वर्क होता है, ये उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, फिर उसके मुताबिक अपनी रिपोर्ट्स जो है वो तैयार करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट जो होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है
ये मास्टर्स करने के बाद साइकोलॉजी में क्लिनिकल में डिप्लोमा करते हैं और फिर ऐसे पर्सन्स एलिजिबल होते हैं कि वो अपना क्लिनिक भी खोलें और थेरेपीज और मेडिसिन दोनों ये रिकमेंड कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो। फिर साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो होता है जो पर्सन MBBS डिग्री लेकर आता है और ये प्योरली मेडिकल फील्ड का पर्सन होता है, लेकिन ये स्पेशलाइजेशन साइकियाट्री में करता है। फिर सोशल वर्कर जो होता है वो इन्वायरमेंट में से उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाता है, उसके पेरेंट्स से, मरीज़ के, उसके जो है वो बहन भाई, उसके रिश्तेदार, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स, उसके रिलीजियस टीचर्स जो उलमा वगैरह जिनसे उसने कुरान वगैरह पढ़ा हो या मजहबी तालीम हासिल की हो वो। तो सोशल वर्कर इस तरह की सारी मालूमात इकट्ठी करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसको एक्सप्लोर करता है, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को फाइंड आउट करता है। साइकियाट्रिस्ट जो होता है मेडिकली उसकी जो बॉडी के अंदर चेंजेस हो रही होती हैं वो उनको नोट कर रहा होता है। तो ये टीम वर्क होता है। फिर एक पर्सन को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो तीनों जो है सजेस्ट कर आपस में सजेशंस देते हैं और फिर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसके मुताबिक जो है वो डायग्नोज करते हैं कि पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मेथड है जो क्लिनिक्स में यूज़ होता है। पेशेंट्स जो होते हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए, अगर उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम होता है तो उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको तशख़ीस करने के लिए, उनको मेडिसिन देने के लिए ये वाला मेथड जो है वो ये यूज़ हो रहा होता है। अब सिग्निफिकेंस इस मेथड की क्या है कि मेथड ईजियर टू यूज़ है, डायग्नोज करना इसमें आसान होता है पर्सन का प्रॉब्लम को, और ये फैसिलिटेट करता है ट्रीटमेंट जो पेशेंट होती है उसको। और साइकोलॉजिकल क्लिनिकल टेस्ट जिसके अंदर अप्लाई किए जाते हैं, पर्सन की कंप्लीट डिटेल हिस्ट्री में पता चल जाती है। इस मेथड का क्रिटिसिज्म क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेंड एक्सपर्ट्स हमें रिक्वायर्ड जो होते हैं वो एकदम से नहीं मिलते। डिफ़िकल्ट मेथड इसमें इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने का। कई दफ़ा इंफॉर्मेशन जो है वो कई माह लग जाते हैं, प्रॉपर और कंप्लीट इंफॉर्मेशन दस्तियाब नहीं होती पर्सन के बारे में। ख़ास तौर पर जब सीरियसली बहुत इल होता है पर्सन, उनकी मेंटल स्टेट ज़्यादा डिस्टर्ब होती है तो खुद अपने बारे में जब वो कुछ नहीं बता सकता तो बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जो होता है वो प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट अगला मेथड जो है वो सर्वे है। सर्वे मेथड जो होता है ये एक सिर्फ फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ रिसर्च है, इसमें साइंटिफिक मेथड है और इसमें जो पीपल है उनकी ओपिनियन ली जाती है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम के हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वे मेथड जो है वो डिटेल क्वेश्चन में भी आ जाता है, इसलिए आपने इसको डिटेल क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करना है। अलग से सर्वे मेथड जो है कि डिटेल क्वेश्चन के तौर पर आ रहा है। तो सर्वे जो है एक साइंटिफिक मेथड है, पीपल की ओपिनियंस को सीख करना होता है। इसमें हमने किसी भी वजह के बारे में, किसी भी सोशल इश्यूज़ के हवाले से हमने एक्सप्लोर करना होता है। तो ये मोस्ट एप्लीकेबल मेथड है रिसर्च के अंदर और ज़्यादातर ये यूज़ होता है जिसके अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं और ज़्यादातर हम जो है वो लोगों की सोशल प्रॉब्लम्स इश्यूज़ के ऊपर लोगों की राय होती है उसको हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में प्रैक्टिस किया गया इसको, और ये सबसे पहले जो है वो 20th सेंचुरी में, फिर 20th सेंचुरी के अंदर भी अभी बहुत वाइडली जो है वो यूज़ हो रहा है इस मेथड को। और ये जो सर्वे है इसकी जो मेन दो सब टाइप्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव सर्वे होता है, एक्सप्लोरेटरी। डिस्क्रिप्टिव वो होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्टडीज़ होती हैं उन्हीं की डिटेल फर्दर बता रहा होता है। एक्सप्लोरेटरी वो होता है जो नए फैक्टर्स को सर्च आउट करता है कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जो एक्सप्लोरेटरी होता है उसके अंदर डेवलपमेंटल सर्वे भी होता है। इंटर रिलेटेड सर्वे दो टाइप्स हैं डेवलपमेंटल के अंदर। फिर लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी के दो मेथड जो हैं वो आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ सर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेजेस क्या हैं सर्वे की। सबसे पहली स्टेज है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। ये रिसर्च जो है वो ज़्यादा साइंटिफिक मेथड होता है, ज़्यादा नैरोली साइंटिफिक होता है। ये सर्वे जो है थोड़ा सा ओपन होता है, यानी इसमें रिसर्च करते हुए बहुत ज़्यादा हम जो है वो चीज़ों को नैरोली नहीं लेते। जैसे लेबॉर्ट्री कंस्ट्रक्टेड होती हैं चीज़ें एक्सपेरिमेंटल मेथड में, इसके अंदर थोड़ा सा जो रिलैक्सेशन है वो होती है प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हुए। सबसे पहले इसमें फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स है, फिर पॉपुलेशन और सैम्पलिंग होती है, फिर टूल्स ऑफ सर्वे, फिर डाटा कलेक्शन, फिर डाटा एनालिसिस और फिर रिजल्ट्स। ये इसकी 6 स्टेजेस है। सबसे पहले स्टेज होती है कि हमने एक प्रॉब्लम को फार्मुलेट करना है, फिर हमने उस प्रॉब्लम के हवाले से जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है उसी हवाले से हमने पॉपुलेशन को चूज़ करना होता है। आबादी में से उन्हीं लोगों को लेना है जो हमारी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अंदर शामिल हैं। फिर मेजरली हमने वो स्पेसिफाई करके अपनी पॉपुलेशन को वहाँ से सैम्पलिंग टेक्निक्स के थ्रू हमने लोगों को चूज़ करना होता है। तो सैम्पलिंग जो है वो दो मेजर तरह की सब टाइप सैम्पलिंग की हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसके अंदर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो होता है उसका इक्वल सेलेक्ट होने का चांस होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं होता चांस सेलेक्ट होने का हर पर्सन का, ठीक है। उसके आगे डिफरेंट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, डिफरेंट सैम्पलिंग की सब टाइप्स आ जाती हैं। फिर टूल्स ऑफ सर्वे क्या होते हैं, जिसमें हमने टूल्स दो ही होते हैं, या तो क्वेश्चनायर के थ्रू सर्वे किया जाता है या इंटरव्यू के थ्रू। तो ये दो मेन टूल्स होते हैं। फिर डाटा कलेक्शन जो है, जब हमारे पास ये आ जाती हैं टूल्स के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर उस इन्फॉर्मेशन को हमने स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना होता है और एंड में फिर हम रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनायर या इंटरव्यूज जो है उसकी भी थोड़ी उन्होंने डिटेल बताई है। क्वेश्चनायर जो बनाने का तरीका होता है वो क्वेश्चन सिंपल
सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल ईजी होना चाहिए, वन स्टेटमेंट एक क्वेश्चन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए वो जो भी क्वेश्चन आयर है वो। उसके अंदर ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत लेंथी भी ना हो। क्वेश्चन और क्वेश्चन आयर के अंदर ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों तरह के क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं, या कोई एक कैटेगरी भी शामिल हो सकती है। जो क्लोज एंडेड होते हैं उसके अंदर सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दिए जाते हैं। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर बाकायदा ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर हाँ तो क्यों, ठीक है, मजीद एक्सप्लोर किया जाता है चीज़ों को। जो इंटरव्यू का तरीका है उसमें भी दो मेन तरह के इंटरव्यू यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं वो इंतहाई फॉर्मल इंटरव्यूज़ होते हैं जॉब्स वगैरह के लिए इंटायरली, जिसमें इंटरव्यूअर जो होता है वो स्पेशली गाइड कर रहा होता है कंडीशंस को, तो वो पर्सन मौजूद होता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर स्पेशली जो भी पर्सन होता है वो दोनों पर्सन जो होते हैं कि इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई जो होता है, ये दोनों पर्सन जो होते हैं ये दोनों जो हैं वो इक्वली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जैसे क्लिनिकल सेटिंग के अंदर जो भी डॉक्टर है या जो क्लाइंट होता है, तो क्लाइंट अपनी मर्जी से इन्फॉर्मेशन फ्राहम कर रहा होता है और डॉक्टर्स भी उसके मुताबिक साथ साथ जवाब दे रहे होते हैं। तो एक तरह से फ्रेंडली वे में जो इंटरव्यू हो रहा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो स्पेशली जो उसके अंदर स्ट्रिक्ट फॉर्मेट फॉलो हो रहा होता है, और जो भी रिसर्चर या जो भी इंटरव्यूअर होता है वो स्पेशली खुद से जो भी कंडक्ट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछने उस डायरेक्शन में क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा होता है। फिर डाटा कलेक्शन का मरहला आता है कि जब ये आप स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्वेश्चन यूज़ कर लेते हो तो फिर आपके पास आपने फिर वो डाटा इस क्वेश्चन आयर की मदद से इंटरव्यूज़ की मदद से अपनी पॉपुलेशन के अंदर से सेलेक्ट करके लोगों के जो सैंपल सेलेक्ट किया हुआ था उसके आपने जो है उनके ऊपर फिर वो अप्लाई करने होते हैं। अप्लाई करके फिर रिजल्ट्स दिए जाते हैं। रिजल्ट्स जो होते हैं उनका प्रॉपर फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो क्या रहता है, रिजल्ट्स जो हैं वो फिर पता चलते हैं परसेंटेज वाइज के वाकई रिजल्ट जो है ये आपकी रिसर्च को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है।